लास्ट लेक्चर में बेटा अपन लोग हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे थे, संकरण। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था Z इक्वल्स टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस मोड ऑफ नेगेटिव चार्ज नेगेटिव मोड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वैसे तो यहां मोड नहीं लगा तो भी काम चल जाता है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन वैलेंट। ठीक, Z इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जितना उस पर नेगेटिव चार्ज लगा है वो आप जोड़ देंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो आप माइनस कर देंगे, साथ में जितने भी मोनोवेलेंट एटम लगे हुए वो लिख देंगे। राइट, उससे आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी, Z इक्वल्स टू 2 आ जाता है। राइट, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखा जाएगा बेटा, sp लिखा जाएगा। Z इक्वल्स टू 3 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे, sp2। Z इक्वल्स टू, थोड़ा स्पेस कर देता हूं, ध्यान रहे, Z इक्वल्स टू 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे बेटा, sp। Z इक्वल्स टू 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। Z इक्वल्स टू 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। Z इक्वल्स टू 5 आया तो आप हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे sp3d। अब जब हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो उस टाइम ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, लीनियर ज्योमेट्री होगी। कैसी ज्योमेट्री होगी उसकी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। एक को हम सेंट्रल एटम मान रहे हैं, उसके अराउंड जितने भी एटम लगे हुए होंगे वो लीनियर होंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसकी ज्योमेट्री कुछ इस टाइप से बनेगी। ए सेंट्रल एटम है, ध्यान रहे, ये बनेगी बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा मॉलिक्यूल होगा वो, ट्राइगोनल प्लेनर। Z की वैल्यू 2 आई, हाइब्रिडाइजेशन sp मिला तो उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो लीनियर लिखी जाएगी एज पर VBT। ये VBT के अकॉर्डिंग चल रहा है। Z की वैल्यू 3 आई, हाइब्रिडाइजेशन sp2 और उसकी जो ज्योमेट्री लिखी जाएगी वो ट्राइगोनल प्लेनर लिखी जाएगी। Z की वैल्यू 4 आई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp3 और उसकी ज्योमेट्री जो है बेटा टेट्राहेड्रल लिखी जाएगी। कैसी लिखी जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल हिंदी में बोलते हैं इसको चतुष्फलकीय, इसको बोलते हैं त्रिकोणीय समतलीय। रेखीय, लीनियर को हिंदी में रेखीय, त्रिकोणीय, समतलीय, चतुष्फलकीय। रेखीय, त्रिकोणीय, समतलीय, चतुष्फलकीय, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर और टेट्राहेड्रल। Z की वैल्यू 5 आई तो उस टाइम हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp3d और ज्योमेट्री बनेगी आपके पास ट्राइगोनल। एक तो ट्राइगोनल बना दोगे, ट्राइगोनल बाय पैरामिडल, ट्राइगोनल बाय पैरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। एक तो ट्राइगोनल बन गया, जैसे ये बन गया ना बेटा, देखो एक के चारों तरफ एक तो ट्राइगोनल बन गया और ये 2 पिरामिड बन जाएंगे, तो इसको लिखा जाएगा ट्राइगोनल बाय पैरामिडल। किस टाइम बनेगी ये ज्योमेट्री, जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp3d होगा। क्लियर, हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d आया तो ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल बाय पैरामिडल। Z इक्वल्स टू 6 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा बेटा sp3d2 और ज्योमेट्री बनेगी आपके पास ऑक्टाहेड्रल। क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को आप रिप्रेजेंट करोगे बेटा, एक तो स्क्वायर प्लेनर बना दोगे 4, 1 2 3 4 स्क्वायर प्लेनर और 2 पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल को इस तरीके से लिखा जाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल। ध्यान से देखना बेटा, Z की वैल्यू 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को लिखने का तरीका है कि एक स्क्वायर प्लेनर बना दो, ये तो स्क्वायर प्लेनर हो गया, और 2 पिरामिड लगा दो, तो स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल, इसका नाम ही क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल भी बोला जा सकता है। Z की वैल्यू 7 आई, उस केस में हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp3d3। क्या होगा, sp3d3। तो बेटा sp3d3 की बनेगी पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल।
ऑक्टाहेड्रल की हिंदी होती है अष्टफलकीय, ये होता है बेटा रेखीय, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय समतलीय, चतुष्फलकीय, ये होता है त्रिकोणीय, द्विपिरामिड मीडिय, इसको लिखोगे पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, लिख लोगे पेंटागोनल पंचकोणीय। तो बेटा z की वैल्यू 7 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बनाना है तो 1 2 3 4 5, ये तो एक पेंटागोनल बना दिया, और बाइपिरामिडल 2 पिरामिड लगा दिए। वापस से देख लो, एक पेंटागोनल 1 2 3 3 4 1 5 पेंटागोनल, और ये 2 बाइपिरामिड, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनेगी। किसी को दिक्कत? z की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और ज्योमेट्री कैसी बनेगी, लीनियर। z की वैल्यू 3 आई, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और बेटा ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर, एक ट्राइगोनल प्लेनर बनाना होगा। z की वैल्यू 4 आई, हाइब्रिडाइजेशन sp3, और जो ज्योमेट्री बनेगी वो टेट्राहेड्रल बनेगी। इस तरीके से समझ में आती है बात। आने वाले टाइम में इसमें किसमें कितना बॉन्ड एंगल है वो भी चर्चा की जाएगी। इस मैटर पे डिस्कशन होगा आने वाले टाइम में, कहां पे कितना बॉन्ड एंगल है, इनमें वेरिएशन आएंगे तो उनका डिस्कशन भी करेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। z की वैल्यू 5 आई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा, sp3d, तो उसमें ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो एक तो ट्राइगोनल बना दोगे पहले और फिर 2 पिरामिड लगा दोगे, ठीक है। z की वैल्यू 6, हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है, sp3d2, तो बेटा ज्योमेट्री क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। पहले एक स्क्वायर प्लेनर बनाओगे, ये तो स्क्वायर प्लेनर हो गया, फिर 2 पिरामिड लगा दोगे, तो ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम होगा स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिड। ये स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर, और ये 2 पिरामिड, राइट। आपका z की वैल्यू 7 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे बेटा, sp3d3। उस समय कौन सी ज्योमेट्री बनाओगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। 1 2 3 4 5, ये तो पेंटागोनल का सेट हो गया पूरा, और ये 2 पिरामिड हो गए। क्लियर बेटा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा तो कितने d ऑर्बिटल यूज में आ रहे हैं, d हमारे पास टोटल कितने होते हैं बेटा, 5। भाई d सब शेल के अंदर, d सब शेल में जो d ऑर्बिटल होते हैं वो 5 होते हैं। एक का नाम होता है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर, और एक होता है dz स्क्वायर। d ऑर्बिटल, d सब शेल के अंदर जो d ऑर्बिटल होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। क्लियर। ऐसे ही p भी 3 होते हैं, p में 3 होते हैं, px, py और pz, p 3 होते हैं। p में 3, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। d सब शेल में 5 ऑर्बिटल लिखे जाते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ध्यान दें s में एक ही ऑर्बिटल लिखा जाता है। अब जरा देखो sp3d, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से कहानी चालू होती है। इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से सुनना। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो तो एक s काम आया होगा, p3, तो px प्लस py प्लस pz, तीनों p काम आए होंगे, 3 p हैं तो px, py, pz तीनों काम आए। और d जब केवल सिंगल d यूज में आता है उस टाइम हाइब्रिडाइजेशन में dz स्क्वायर यूज में होता है। कौन सा यूज में लेंगे, dz स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट बात है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ओनली d 5 है हमारे पास, लेकिन यूज कौन सा लेंगे, dz स्क्वायर। ऐसे ही बेटा sp3d2 में एक s है, p तो तीनों काम में आ रखे हैं, तो यानी कि px भी है, px, py, pz तीनों काम में है। इंपॉर्टेंट है कि d 2 काम आए, d कितने हैं, 5। कौन से 2 d काम में आएंगे, dz स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये 2 d काम में आते हैं। ये है इंपॉर्टेंट बात, ये है इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रहे इसके बारे में। ऐसे ही बेटा z की वैल्यू 7 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, तो एक s काम आया, p तीनों काम आए हैं, px, py, pz, लेकिन d कितने काम आए, 3। d टोटल कितने हैं, 5। तो कौन से d, dz स्क्वायर, फिर काम आएगा dx स्क्वायर y स्क्वायर और फिर dxy।
तो इंपॉर्टेंट बात हमने क्या सीखी है, ये वाली, जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो कौन सा d यूज में लोगे बेटा, dz²। sp3d2 में 2 d काम आएंगे, कौन कौन से d, dz² और dx²y²। और ऐसे ही बेटा जब sp3d3 होगा तो 3 d काम आते हैं, dz², dx²y² और dxy। तो वो आपसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा और फिर कहेगा बताओ कौन सा d ऑर्बिटल काम में आया। आपको वो एक मॉलिक्यूल दे देगा, कहेगा सेंट्रल मेटल एटम, एक मॉलिक्यूल दे देगा और आपसे कहेगा सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करो। और एक काम और बताओ, ये बताओ कि अगर उसमें डी यूज हुआ है तो कौन सा डी यूज में हुआ है। sp3d में dz², sp3d2 में बेटा dz² और dx²y², sp3d3 में बेटा dz², dx²y² और dxy। कोई किसी को दिक्कत नहीं। चल शेप सबको याद हो गई है, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, फिर उसके बाद टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के बाद ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फिर आया ऑक्टाहेड्रल और फिर आया पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है बेटा, अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, उसने अगर अपने को मॉलिक्यूल दे रखा है तो आप हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से निकालोगे, और अगर उसने मॉलिक्यूल आपको दे दिया है, स्ट्रक्चर आपको दे रखी हो, है ना, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, अगर स्ट्रक्चर दी हुई है तो बेटा z इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। ठीक है, z निकालने के दो तरीके हैं, स्ट्रक्चर नहीं दी हुई तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, स्ट्रक्चर दे रखी है तो जितने भी सिग्मा बॉन्ड है और जितना लॉन पेयर उनका टोटल कर देंगे, उससे z आ जाएगा, और z के अकॉर्डिंग फिर क्या निकल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। z निकालने के दो तरीके हैं, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो ऊपर वाले से, मॉलिक्यूल दिया है तो ऊपर वाले से निकल जाएगा, और स्ट्रक्चर दे रखी है तो नीचे वाले से। ठीक है भाई, अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं जिनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन और फाइंड आउट कर लेते हैं। अपने पास क्वेश्चन में दिया है बेटा, ये चौक ले लेता हूं, SF4 क्या दिया बेटा, SF4। SF4 में बताओ, S का Z इक्वल्स टू 1/2, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने हैं बेटा, 6, कितने हैं बेटा, 6, प्लस नेगेटिव चार्ज 0 माइनस पॉजिटिव चार्ज 0 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम है, कितने मोनोवेलेंट एटम दिए हुए बेटा इसमें, 4, ये आ जाएगा 6 + 4 10, 10 डिवाइड बाय 2 5, Z की वैल्यू 5 आ गई आपके पास, बोलो बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp3d, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp3d। लॉन पेयर निकालना है तो बेटा Z माइनस सराउंडिंग एटम, Z माइनस सराउंडिंग एटम, Z की वैल्यू 5 माइनस सराउंडिंग एटम 4, तो एक क्या आ जाएगा इसके पास, लॉन पेयर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट XeF4, Z इक्वल्स टू 1/2, जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8, बोलो, जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आपको पता करनी है तो बेटा आप क्या करोगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो। अगर किसी को ये पता नहीं चलता हो कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, वो मैंने पढ़ा रखा है। जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 प्लस नेगेटिव चार्ज 0 माइनस पॉजिटिव चार्ज 0, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम 4, 8 + 4 12/2 6, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, Z की वैल्यू आ गई 6, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। क्या जाएगा बेटा, sp3d2। लॉन पेयर बताओ, लॉन पेयर निकालना है तो Z माइनस सराउंडिंग एटम माइनस, सॉरी Z माइनस सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम कितने बेटा, 4, तो लॉन पेयर आ जाएगा 2। नेक्स्ट XeF6, Z इक्वल्स टू 1/2 इंटू जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 प्लस
पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज 0 माइनस पॉजिटिव चार्ज 0 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम 6, जेड की वैल्यू 7, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा बेटा sp3d3। जेड की वैल्यू 7 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा sp3d3। लॉन पेयर बताओ, लॉन पेयर आ जाएगा बेटा 7 माइनस 6, 1 लॉन पेयर आ जाएगा। XeO3 तो बेटा Z इक्वल्स टू 1/2, जिनोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जिनोन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा 8 प्लस नेगेटिव चार्ज 0 माइनस पॉजिटिव चार्ज 0 प्लस मोनोवेलेंट एटम 0। ऑक्सीजन मोनोवेलेंट एटम नहीं है, ध्यान रखना, बाइवेलेंट एटम है। 8/2 कितना आ जाएगा बेटा 4, तो Z की वैल्यू 4 आया। हाइब्रिडाइजेशन sp3, लॉन पेयर निकालो, Z माइनस सराउंडिंग एटम, Z की वैल्यू 4, सराउंडिंग एटम 3, लॉन पेयर आ जाएगा बेटा 1। कर पाएंगे बेटा आप आराम से? नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल H2SO4। ध्यान रखना, सबसे पहले सेंट्रल एटम को पहचानो। देखो हाइड्रोजन हमने बताया था, हाइड्रोजन नेवर बी सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनता। दूसरी बात, बाकी जो लोग रह गए रिमेनिंग में से उसको सेंट्रल एटम बनाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। क्लियर है क्या? अरे बोलो, मैंने क्या कहा? हाइड्रोजन नेवर बी सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम हाइड्रोजन, साफ साफ लिख रहा हूं, हाइड्रोजन नेवर बी सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन को कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनाओगे। और लेस En एटम एज सेंट्रल एटम, जिसकी En कम होती है वही क्या होता है? सेंट्रल एटम। तो हाइड्रोजन तो सेंट्रल एटम बनेगा नहीं। अब सल्फर और ऑक्सीजन, उसमें से En किसकी कम है? सल्फर, तो सल्फर क्या बनेगा बेटा? सेंट्रल एटम। सल्फर क्या बन जाएगा? सेंट्रल एटम। तो Z इक्वल्स टू 1/2। अब सल्फर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? सल्फर में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। अब बताओ बेटा, नेगेटिव चार्ज 0 माइनस पॉजिटिव चार्ज 0 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। हाइड्रोजन तो मोनोवेलेंट एटम में आता है बेटा, कितने हाइड्रोजन है? 2। और ऑक्सीजन बाइवेलेंट एटम, उसको नहीं काउंट करेंगे। 6 + 2 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, तो Z की वैल्यू 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बेटा? sp3 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बेटा? sp3 आ जाएगा। क्लियर? अब जरा देखो, अब गलती क्या करेगा बच्चा? लॉन पेयर निकालते टाइम करेगा। लॉन पेयर बराबर, लॉन पेयर इक्वल्स टू Z माइनस सराउंडिंग। लॉन पेयर इक्वल्स टू क्या होता है? Z माइनस सराउंडिंग। अब Z की वैल्यू तो पता है 4। अब सल्फर तो सेंट्रल एटम है, सराउंडिंग में कितने हो गए? 4 तो ऑक्सीजन होगी और 2 हाइड्रोजन, तो 4 - 6 माइनस का 2। अरे यार, लॉन पेयर माइनस में कैसे आ सकता है? लॉन पेयर तो वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, तो माइनस में कैसे आएगा भाई? ये सेंट्रल एटम है सर। देखो 4 तो सराउंडिंग में ये रहे और 2 ये रहे, टोटल हो गए 6। तो 4 - 6 तो आगे माइनस का 2। अपनी क्या गलती है सर? गलत, गलत। सराउंडिंग एटम गलत, सराउंडिंग एटम 6 है ही नहीं। इसकी पिक्चर बना के देखोगे तो H2SO4 बेटा क्या है? एक ऑक्सी एसिड है। क्या है बेटा? ऑक्सी एसिड है। क्या है? ऑक्सी एसिड। तो इनकी पिक्चर के अंदर एक S डबल बॉन्ड O मिलेगा। लुईस डॉट पिक्चर में बताया था, क्या मिलेगा? S डबल बॉन्ड O। कितने ऑक्सीजन है? 4। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 2। तो 2 तो बना, 2 हाइड्रोजन है तो OH OH, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन के साथ OH OH बना लेंगे। अब कितनी ऑक्सीजन बच गई बेटा? एक ऑक्सीजन और बच गई, डबल बॉन्ड। ये इसकी पिक्चर है H2SO4 की। ध्यान रखना, ऑक्सी एसिड है, कितने H है? 2। ऑक्सीजन कितनी है? 4। लेकिन अपने को तो 2 ही चाहिए, अपना काम हो जाएगा उससे। 2 तो OH बन जाएंगे, बाकी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, बाकी ऑक्सीजन सल्फर से डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगी। क्लियर है क्या? अब बताओ जरा, अब सल्फर का सराउंडिंग एटम कितना बना? 1 2
3 और ये 4, तो सराउंडिंग एटम कितना है 4, तो लॉन पेयर आ जाएगा बेटा Z माइनस सराउंडिंग, Z की वैल्यू 4, सराउंडिंग भी 4, लॉन पेयर आ जाएगा 0। सराउंडिंग में 1 2 3 4 ही काउंट होंगे, ये इसके सराउंडिंग, ये इसके सराउंडिंग में है, ये इसके सराउंडिंग में नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सराउंडिंग में है, न कि हाइड्रोजन सल्फर के में। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा ClO4 माइनस, तो Z इक्वल टू आ जाएगा 1/2, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस नेगेटिव चार्ज, कितना नेगेटिव है -1, प्लस कर दो, माइनस पॉजिटिव चार्ज 0, नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देते हैं, पॉजिटिव को माइनस कर देते हैं, नेगेटिव -1 है तो ऐड कर दिया, माइनस पॉजिटिव 0, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, सेंट्रल एटम कौन है अब क्लोरीन और ऑक्सीजन, उसमें से क्लोरीन जो है बेटा ये सेंट्रल एटम बना, कैसे? क्लोरीन की EN होती है 3.0, ऑक्सीजन की EN होती है 3.5, तो जिसकी EN कम होती है वही सेंट्रल एटम होता है, तो यहाँ क्लोरीन तो सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम है, राइट? तो ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम है और ये मोनोडेंटेट, ये मोनोवेलेंट नहीं है, ऑक्सीजन बायोवेलेंट होता है, तो 0 आ जाएगा मोनोवेलेंट की जगह। 7 + 1 8/2, Z की वैल्यू आ जाएगी 4। ध्यान रखना ऑक्सीजन बाइवेलेंट है, Z की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, लॉन पेयर निकालोगे तो बेटा 4 Z माइनस सराउंडिंग एटम 4, कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट है बेटा BF4 माइनस, राइट? अब बोरोन और फ्लोरीन में से बोरोन की EN कम होती है तो बोरोन को तो बना देंगे सेंट्रल एटम, बोरोन क्या बनेगा? सेंट्रल एटम। Z इक्वल टू 1/2, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। अरे बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5, 1s2 2s2 2p1, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 और 1 3 ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, प्लस नेगेटिव चार्ज 0 माइनस पॉजिटिव चार्ज 0, प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने बेटा? 4। अच्छा नहीं, नेगेटिव चार्ज कितना है? -1, नेगेटिव चार्ज है -1, तो नेगेटिव चार्ज को तो ऐड कर देंगे, माइनस पॉजिटिव चार्ज है नहीं, फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम है, कितने फ्लोरीन है? 4, तो आ जाएगा 3 + 1 4 + 4 8/2, 4 आ जाएगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। लॉन पेयर निकालना है तो 4 - Z माइनस सराउंडिंग 4 - 4 क्या आ जाएगा? 0। कर पाएंगे आप बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा HNO3, हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं बनेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की है 3.0, ऑक्सीजन के 3.5, तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम बनेगा, कौन? नाइट्रोजन। तो Z इक्वल टू 1/2, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज 0 माइनस पॉजिटिव चार्ज 0, प्लस मोनोवेलेंट एटम 1, 5 + 1 6, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, ऑक्सीजन बायोवेलेंट है, 5 + 1 6/2 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बेटा? sp2। Z की वैल्यू 3 आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2। लॉन पेयर बताओ, लॉन पेयर इक्वल्स टू Z माइनस, Z कितना है? 3 माइनस सराउंडिंग, सर देखो 3 तो ये रहा और 1 ये रहा, 4, 3 - 4 -1, गलत कर रहा है, माइनस में नहीं आएगा लॉन पेयर, या तो 0 आएगा या प्लस में आएगा, अब गड़बड़ हो रहा है। एक्चुअल में क्या है? HNO3 एक ऑक्सी एसिड है, क्या है बेटा? ऑक्सी एसिड, तो इसकी पिक्चर बनाओ, N डबल बॉन्ड O मिलेगा, कितने ऑक्सीजन? 3, एक ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड, अब कितने ऑक्सीजन बच गए? 2, एक ऑक्सीजन इसके साथ क्या बनाएगा? OH, अरे बोलो क्यों? और एक है, ये HNO3 की पिक्चर है, किसकी पिक्चर है बेटा? HNO3 की। तो आप मुझे बताओ, नाइट्रोजन तो सेंट्रल एटम है, इससे सराउंडिंग में 1 2 3, भैया ये एसिड है, एसिड, तो एसिड में OH बॉन्ड मिलेगा,
एसिड है तो कौन सा बॉन्ड मिलेगा? OH, ऑक्सी एसिड है, जरूर OH बॉन्ड मिलेगा इसके अंदर। समझ में आ रही क्या बात? और नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है तो 1 2 3 ही हुआ सराउंडिंग में, Z की वैल्यू भी 3 आई थी, तो बेटा लॉन पेयर आ जाएगा 3 - 3 = 0। कर लोगे? नेक्स्ट H2SO3, हाइड्रोजन नेवर भी सेंट्रल एटम, सल्फर ऑक्सीजन में से सल्फर की ईएन कम है, ये सेंट्रल एटम बनेगा, सल्फर बनेगा बेटा सेंट्रल एटम। Z = 1/2, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 प्लस नेगेटिव चार्ज 0 माइनस पॉजिटिव चार्ज 0, 2 हाइड्रोजन लगे, 2 मोनोवेलेंट एटम है, 6 + 2 8/2 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। लॉन पेयर बताओ। Z माइनस सराउंडिंग एटम, 3 तो ये रहे और 2 ये रहे, 4 - 5 -1, फिर गलत, इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। ऑक्सी एसिड है बेटा, सल्फर सेंट्रल एटम है, 2 H है 3 ऑक्सीजन है, तो 2 तो OH ही हो जाएंगे। ऑक्सी एसिड है, 2 OH बन गए, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर 2 OH बना दिया, अब एक ऑक्सीजन बच गया, डबल बॉन्ड। ये इसकी पिक्चर होती, जिसको ये पिक्चर बना H2SO3 की यही पिक्चर होती, ये बनाना मैंने सिखा रखा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। अब आपको साफ साफ दिखाई देगा बेटा सराउंडिंग एटम कितने हैं, 1, ये सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है बेटा, सराउंडिंग में 1 2 3 सराउंडिंग में है, तो बेटा लॉन पेयर आ जाएगा आपके पास Z माइनस Z कितना है बेटा 4, सराउंडिंग कितना है 3, लॉन पेयर आ जाएगा 1। कर लोगे? नेक्स्ट देखो बेटा, H3PO3, हाइड्रोजन नेवर भी सेंट्रल मेटल, नहीं हाइड्रोजन नेवर भी सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम नहीं बनेगा। फास्फोरस ऑक्सीजन में से फास्फोरस की ईएन कम है, तो फास्फोरस क्या बन जाएगा, सेंट्रल एटम। Z = 1/2, फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा 5, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 7 और न्यूट्रॉन 7 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 2 2 4 से 10, 2 12 और 3 15, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 3 + 2 5, तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए फास्फोरस के 5, प्लस नेगेटिव चार्ज 0 माइनस पॉजिटिव चार्ज 0, प्लस हाइड्रोजन कितने 3 मोनोवेलेंट है, 3 मोनोवेलेंट हो गए, तो यहाँ का 5 + 3 8/2 कितना आ जाएगा बेटा 4, हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3, लॉन पेयर निकालो, Z माइनस 4 माइनस सराउंडिंग 3 और 3 6, 3 ये रहे 3 ये रहे, माइनस का 3 गलत। पहले स्ट्रक्चर बना के देखोगे, H3PO3 P सेंट्रल एटम है, कितने हाइड्रोजन है 3, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो ये हो गया OH OH OH। समझ में आती है क्या बात? अरे बोलो। तो 1 2 3 ही आ रहे हैं सराउंडिंग में, 1 2 3 ही सराउंडिंग में आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 1 2 3, तो बेटा अपने पास कितना आया था, एक दो तीन एक 4 आएंगे। अभी देखो ये बन गया अपने पास, फास्फोरस क्या हो गया सेंट्रल एटम, 3 H से 3 हो, OH 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 बना दिया, लेकिन ये मॉलिक्यूल खुद को किस में से पास करता है बेटा, रीअरेंजमेंट में से पास करता है, किस में से, रीअरेंजमेंट। इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है बेटा, पुनर्विन्यास, क्या होता है बेटा, पुनर्विन्यास होता है, क्या होगा इसके अंदर, पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट करता है ये।
तो जब रीअरेंजमेंट करेगा तो बेटा क्या होगा जरा देखो, एक OH बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दो, तो फास्फोरस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो फास्फोरस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, यहां से कौन फ्री हो जाएगा, H, और ये H इसी पे आ जाएगा। तो ये सीन बन गया P डबल बॉन्ड O, OH, OH और एक H आ गया इसके पास। समझ में आती है क्या बात भैया? फास्फोरस ने 1 2 3 1 2 3 फास्फोरस ने यहां 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर रखे हैं, जबकि फास्फोरस की टेंडेंसी 5 बॉन्ड तक जाने की है। फास्फोरस की टेंडेंसी 5 बॉन्ड्स तक जाने की है, तो 3 से 5 बनाना चाहेगा। 1 2 3 बना रखे हैं, जबकि फास्फोरस 5 तक जाता है, तो बेटा क्या करेगा, वो खुद के अंदर रीअरेंजमेंट करेगा। क्या करेगा, रीअरेंजमेंट। OH बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहां आए, तो फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन मिले हैं, तो इस पे आ गया नेगेटिव, हाइड्रोजन यहां से हट गया H प्लस की फॉर्म में, यहां नेगेटिव आया, यहां से H प्लस हट गया, तो ये H प्लस इस P नेगेटिव पे आ जाएगा। अब जरा देखो, अब कितने हो गए सराउंडिंग में, 1 2 3 और ये 4, सराउंडिंग में कितने हो गए, 4। तो बेटा लोन पेयर आ जाएगा 4 माइनस सराउंडिंग एटम 1 2 3 4, 4 माइनस 4 क्या जाएगा, 0। कर पाओगे आप? अगर आपने डायरेक्ट कर दिया 1 2 3 सराउंडिंग मान के कर दिया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो आपके हिसाब से एक लोन पेयर आ जाएगा। ऐसे करेंगे 3 और 3 6, तो भी गलत। इसको 3 सराउंडिंग मान लिया, तो बेटा Z कितना है, 4, 4 माइनस 3 कर दोगे तो 1, जबकि इसके पास लोन पेयर 0 है। यानी कि फास्फोरस 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं, जबकि फास्फोरस जो होता है 5 तक बनाता है। कितने तक बनाता है, 5। सेंट्रल एटम ट्राई टू गेट इट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी। सेंट्रल एटम ट्राई करता है, क्या ट्राई करता है, कि वो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी तक जाए। तो फास्फोरस 3 बना रखे, 5 तक जा सकता है, तो 5 में चला जाएगा रीअरेंजमेंट करके। समझ में आई क्या बात? रीअरेंजमेंट करके 5 में चला जाता है, और उसके बाद 1 2 3 4 सराउंडिंग एटम हो जाएंगे, लोन पेयर क्या आएगा, 0। नेक्स्ट देखो बेटा, एक एग्जांपल और देख लो। I-3 Z इक्वल्स टू 1/2। आयोडीन ही सेंट्रल एटम है, आपकी बार तीनों आयोडीन है, उसमें से एक आयोडीन सेंट्रल बनेगा। I3 लिखा है, मतलब 3 I हैं, उनमें से एक I सेंट्रल एटम बनेगा। कितने I सेंट्रल एटम बनेंगे, 1। इसके अलावा और कोई तो है ही नहीं, 3 I, उसमें से एक सेंट्रल बनेगा। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7, नेगेटिव चार्ज कितना लगा हुआ है, 1, पॉजिटिव चार्ज 0, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। कितने मोनोवेलेंट एटम, 2 क्यों लिख रहे हो सर? भैया 2 ही लिखने पड़ेंगे। एक आई तो सेंट्रल एटम है, एक आई तो 3 में से एक आई तो सेंट्रल एटम हो गया, तो सराउंडिंग में कितने बच गए, 2, और दोनों आई मोनोवेलेंट है, तो आ गया 7 और 1 8 और 2 10/2। Z की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, 5, और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d। लॉन पेयर निकालोगे तो Z माइनस सराउंडिंग एटम, Z कितना है बेटा, 4, नहीं सॉरी, Z आया आपके पास 5, सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3 आई में से एक तो सेंट्रल एटम है, 2 सराउंडिंग में है, तो लोन पेयर कितने आ जाएंगे, 3। कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 3। भैया एक आई तो सेंट्रल है, 2 सराउंडिंग में है, तो 5 - 2 3 आ जाएगा लोन पेयर। क्लियर है क्या बेटा? इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हो। आज हमने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन में sp3d हाइब्रिडाइजेशन आया, तो कौन सा d यूज में आएगा, dz²। इसमें sp3d आया है, तो इसमें कौन सा d यूज आएगा बेटा, dz²। sp3d2 में dz² और dx²y², और sp3d3 में dz², dx²y² और dxy। क्लियर है बेटा? इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं। तो बेटा आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ज्योमेट्री होती है, लीनियर। sp2 में ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 में टेट्राहेड्रल,
और sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल, और sp3d3 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्लियर? ज्योमेट्री आपको याद होनी चाहिए किसकी कौन सी ज्योमेट्री होती है। और जेड निकालने के दो तरीके हैं, अगर उसने अगर आपको मॉलिक्यूल देना है तो इस तरीके से, और अगर उसने स्ट्रक्चर बना करके दे दिया आपको तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को काउंट कर लेना। क्लियर? और एक बात का ध्यान रखना, ऑक्सी एसिड की पिक्चर जब आप बनाओ, किसकी? ऑक्सी एसिड की पिक्चर बनाते समय एक बात का ध्यान रखना कि सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में जाने की कोशिश करेगा, नहीं जा रहा तो वो रीअरेंजमेंट कराएगा। क्लियर? ट्राई टू गेट इट्स मैक्सिमम कोवैलेंस। ओके।